जिन जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मैंने कंप्यूटर ऑन करके फिल्में देखनी शुरू कर दें। इसी तरह फिल्में देखते हुए मैंने काफ़ी वक्त गुजार लिया। शाम के 5 बजे कादर नींद से उठा और नहा धोकर तरोताज़ा हुआ तो बोला, चल जानी, भूख बहुत लगी है, सुबह से नाश्ता क्या हुआ है? मैं जल्दी से बोला, हाँ भाई, मेरे लिए तो बड़े होटल से दोपहर को खाना आया था ना। तो वो फौरन उठकर बोला, आओ यार, तुम खा लेते भला, चल अब उठ जा फटाफट। हम दोनों घर से निकले और करीबी रेस्टोरेंट में जा पहुंचे। खाना खाने के बाद कादिर कुछ सोचते हुए बोला, चल जानी, सीधा बेबी के घर चलते हैं। मैं एकदम हड़बड़ा गया और बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो कादिर ने कहा, चुपचाप मेरे साथ चलो। बेबी का भाई रेहान मेरा दोस्त है और उसने मुझसे कुछ फिल्मों की सीरीज लाने को कहा था। वो देने के बहाने चलते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि तुम बेबी को देख और बात कर सको। मैं उसके साथ चल पड़ा। हम लोग वहां से कादिर के घर पहुंचे। कादिर ने अपना सीडी उठाया और हम लोग 10 मिनट की ड्राइव पर मौजूद बेबी के घर जा पहुंचे, जहां मुझे गेस्ट रूम में बैठाकर खुद कादिर घर की अंदरूनी तरफ चला गया। मैं सोचने लगा, अब क्या होगा? कुछ देर बाद मुझे बेबी की आवाज़ सुनाई दी, जो किसी से बोल रही थी कि जाओ अंदर चाय दे आओ। मैं उसको देखने के लिए बेचैन हो गया। एक बच्चा अंदर आया जो बेबी का छोटा भाई उम्र था। मुझे चाय का कप थमाकर चला गया। थोड़ी देर बाद कादिर आया और मुझे लेकर वहां से चल दिया। बाहर जाकर बाइक पर बैठकर हम वहां से निकले और पास ही कमर्शियल एरिया में मौजूद एक पब्लिक पार्क में चले गए। मैं इंतजार में था कि वो कुछ बोलेगा, लेकिन कमीना चुप रहा। मैं भी पके इरादे के साथ खामोश था कि वो खुद ही कुछ बोलेगा। और फिर चंद मिनट की खामोशी और 2 सिगरेट पीने के बाद वो बोला, हाँ शायान, अब किधर खाना खुलाएगा? मैं बोला, पहले बताओ तो सही, हुआ क्या? लेकिन वो कमीनापन से खाने की बात करने लगा। तो मैंने कहा, भाई खाना भी खा लेते हैं, जो बोलोगे कर लेंगे, लेकिन कुछ बताओ तो सही। तो उसने मुझे बताया कि बेबी ने कल मिलने बुलाया है सुबह 10 बजे। ये सुनना था कि मैं अचानक उसके गले पड़ गया और खुशी में चटाचट उसकी 4 पट चूम ले। खैर, हमने वहां बैठकर अगले दिन का प्रोग्राम तरतीब दिया और कुछ देर बाद घर वापस चले गए। घर जाकर सबके साथ बैठकर चाय पी। इसी दौरान सदरा ने मुझे आंखों से इशारा किया। मैं वॉशरूम जाने के बहाने से उठा और सुस्त रवि से चलता हुआ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर कादिर के कमरे की तरफ जाने लगा। मैं सीढ़ियां चढ़कर कमरे में पहुंचा ही था, सदरा भी ऊपर कमरे में आ गई और आते ही उसने मुझे साथ लगा लिया और बातें करने लगी और मैं भी उसकी बातों का जवाब देने लगा। कुछ देर बातें करने के बाद वो नीचे बैठ गई। मैंने कहा, यहाँ सब लोग बैठे हैं, आदिर किसी भी वक्त ऊपर आ सकता है और अरमगान भी तो है। ये कहकर मैंने उसे पीछे किया। वो मुझे घूरने लगी। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो बोली, एक तो तुम्हारी भी समझ नहीं आती। पहले तो तुम मिलने के लिए तड़प रहे थे और अब तुम डर रहे हो। मैं दानत पेसते हुए बोला, सदरा की बच्ची बाज आ जाओ, अभी कादिर या अरमगान में से कोई ऊपर आ गया ना तो हमारी खैर नहीं है। वो बोली, अरमगान की फिक्र मत करो, कल और आज काम करके थक गया है तो अब नींद की गोली खाकर सो जाएगा, फिर सुबह से पहले उसको होश नहीं आने वाली। रह गया कादिर तो उसके लिए भी मैंने एक काम निकाल कर रखा है, बेफिक्र रहो, वो भी चला जाएगा, बस तुम कोई बहाना करके रख जाना, फिर इतना वक्त तो मिल ही जाएगा। इतना कहकर वो बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी। फिर दरवाजे के पास रखकर एक अंगली दिखाते हुए मुझे तनबीही अंदाज में कुछ कहा। मैं उसका मतलब समझ गया और ये कहकर वो बाहर निकल गई। वो इशारों में ये कहकर गई थी कि अगर तुमने कोई गड़बड़ किया कादिर के साथ बाहर चले गए तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। अभी मैं उसी सोचो फिक्र में था कि कादिर कमरे में दाखिल हुआ और हम लोग इधर उधर की बातें करने लगे। जाहिर सी बात है, 2 लड़कों की बातों में लड़कियों का जिक्र ही होता है। मैं और कादिर अपने किस्से बढ़ा चढ़ा कर एक दूसरे को सुनाने लगे। कुछ देर बाद कादिर फरीद से 2 मशरूबात उठा लाया। हम बातें करते हुए वो पीने लगे। अब मेरा ध्यान बातों की तरफ कम था और मैं दिल ही दिल में सोच रहा था कि कैसे बहाना मारूं कि कादिर के साथ न जाना पड़े। अब रात के 9 बज चुके थे। हम लोगों ने खाना कमरे में खाया और खाने के बाद 10 बजे कमरे में ही बैठकर कंप्यूटर पर गेम खेल रहे थे कि अचानक मुझे वॉशरूम की ज़रूरत महसूस हुई। मैं उठकर वॉशरूम में चला गया। ज़रूरत से फारिग होकर बाहर निकलने के लिए दरवाज़ा खोला तो मुझे सदरा की आवाज़ सुनाई दी, जो कादिर से कह रही थी, कादिर भाई, मेरा एक काम कर दोगे? कादिर बोला, हाँ भाभी, बोलो क्या काम है? सदरा बोली, तुम्हें तो पता है कि अम्मी सांस की मरीज़ हैं, तो आज रमगान लाहौर से अम्मी के लिए इनहेलर लाए हैं, जो कि उन्होंने सऊदी अरब से किसी दोस्त के हाथ मंगवाना था। अब अचानक अम्मी की तबीयत ख़राब हो गई है।
अरमगान तो सो चुके हैं, तो मेरे भाई जाओ और उम्मी को अनहीलर दे आओ प्लीज। कादिर ने कहा। जी जरूर भाभी। इतना कहकर आवाज लगाई, आओ शायान। क्या सो गया अंदर जाकर? मैं जो किसी तरह बातें सुनकर दिमाग में कोई तरकीब सोच रहा था, मुझे और तो कुछ समझ न आई। फौरन पीठ पकड़कर वाश रूम से बाहर निकला और धीमे कदमों से चलता हुआ बस्तर पर लेटकर बोला, यार कादिर, एकदम पेट में गड़बड़ हो गई है और हल्का सा दर्द भी हो रहा है। तो कादिर फौरन बोला, चला भाभी की अम्मी के पास जा रहा हूँ, वापसी पर डॉक्टर से तेरी दवा लेते आए। गे सदरा अपने प्लान को फील होते देखकर बोली, अरे उसको कहाँ ले जा रहे हो? उसे यहीं रहने दो, अभी मैं गर्म दूध कर देती हूँ, थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। कादिर सिर हिलाता हुआ मोटर बाइक की चाबी उठाकर कमरे से बाहर निकलता चला गया। सदरा भी उसके साथ निकल गई। मैं अभी लेटे हुए आने वाले लम्हात के बारे में सोच रहा था कि चंद मिनट बाद ही सदरा कमरे में दाखिल हुई। दरवाज़ा बंद करके उसने मेरी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और मुझ पर झपट पड़ी। मैंने भी उसे साथ लगा लिया। फिर मैं उसकी नाराज़गी दौर करने लगा। वो फिर पंजाबी में मुझे बुरा भला कह रही थी, जिसको सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने उसे बालों से पकड़ कर अपने सामने खड़ा क्या और एक चुप्त लगाते हुए कहा, पता नहीं तुम किस आग से बनी हो जो बुझ नहीं रही। और फिर मैं अपना गुस्सा इस पर निकालने लगा। और फिर जब वो खुश हुई तो उसने मुझे मोबाइल का डब्बा उठाकर देते हुए कहा, शायान, ये एक छोटा सा तहफा तुम्हारी जान की तरफ से। मैंने गौर से देखा तो वो नया मोबाइल था। मैंने हैरत से कहा, इसकी क्या ज़रूरत थी? तो वो कहने लगी, बस मैं अपने दिल से दे रही हूँ, उसको फटाफट छुपा लो, कादिर आने वाला होगा। इतनी देर में सदरा का मोबाइल बजा। कादिर की कॉल थी। उससे बात करके सदरा ने मुझे अपना मोबाइल नंबर याद करवाते हुए बताया कि बस कादिर अगले 10 मिनट में पहुंच जाएगा, इसलिए मैं अब जाती हूँ। ये कहकर वो चली गई। मैंने मोबाइल अपने बैग में छिपा दिया और माचिस जलाकर सिगरेट सलगा ली। तेल जलने की बू कमरे में फैल गई। थोड़ी देर बाद कादिर कमरे में आया तो आते ही मुझसे तबीयत के बारे में पूछा तो मैंने गुलास की तरफ इशारा करते हुए कहा कि भाभी ने दूध गर्म करके दिया था, तब से आराम महसूस कर रहा हूँ। कादिर कपड़े बदल कर लेट गया। तभी दरवाज़ा खोलकर सदरा अंदर आई और कादिर को दिखाने के लिए मुझसे पूछा, हाँ शायान, अब बताओ तबीयत कैसी है? तो मैंने जवाब दिया, भाभी आपने जो गर्म गर्म दूध पिलाया है उसके बाद अब काफ़ी बेहतर है, बाकी अब आराम करूंगा तो सुबह तक ठीक हो जाऊंगा। मेरी बात सुनकर भाभी ने गिलास उठाया और गुड नाइट कहकर बाहर निकल गई। मैं और कादिर थोड़ी देर बात करने के बाद सो गए। अगले दिन सुबह जल्दी उठे क्योंकि मैं पिछले रोज सबको बता चुका था कि कल कुछ काम निपटाने के बाद मेरी मुल्तान वापसी है। तो सुबह सदरा भाभी ने नाश्ता जल्दी तैयार करवा दिया। तकरीबन 10 बजे हम लोग घर से निकले और पास ही एक मशहूर प्लाजा के पास बेबी का इंतजार करने लगे, क्योंकि बेबी ने यही कहा था। पूरे 10 बजे वो एक टैक्सी में आई। मैं कादिर को अलविदा कहकर उसके साथ बैठ गया। हम लोग चल पड़े। कुछ देर के बाद हम लोग पास ही मौजूद कमर्शियल मार्केट में इतर गए। वहाँ बेबी ने एक दुकान से कुछ किताबें खरीदें और मुझे गिफ्ट की और कुछ कार्ड भी लिए। फिर उसने वो कार्ड मेरे लिए लिखे और मुझे दे दिए और बाद में खोलने को कहा। वक्त कैसे गुजरा पता ही नहीं चला और शाम का वक्त हो गया। मैं वापस मुल्तान रवानगी के लिए तैयार हो गया, लेकिन निकलने से पहले बेबी से उसका मोबाइल नंबर लेना नहीं भूला। वापस मुल्तान आकर कार्ड खोले तो देखा इन कार्डों में चंद इशार थे आज की मोहब्बत वाले, जो नहायत ही मासूमाना अंदाज में लिखे हुए थे, जिसने मुझे मुतासिर किया। मैं सोचने लगा, शायद इस लड़की से मोहब्बत हो गई है। इस तरह यादों में वक्त गुजरता गया और मेरी बेबी से मोबाइल पर बात होती रही। कुछ दिन बाद बेबी ने मुझे टेलीनॉर की एक सिम टीसी ऐस की मंगवाई, जो मैंने अपने एक दोस्त के एड्रेस पर मंगवाई थी। खुद बेबी ने भी टेलीनॉर की एक सिम ले ली। हम लोग सारी रात बातें करते थे और कभी कभार सारा दिन चीट करते थे। सदरा के साथ भी उसके दिए हुए मोबाइल के जरिए अक्सर बात हो जाती थी। अब मेरे लिए बेबी से बात करना बहुत आसान हो गया था। आहिस्ता आहिस्ता हमारी बातचीत में मुलाकात का जिक्र भी शामिल होता गया। जाहिर है कि जब लड़का लड़की एक दूसरे की मोहब्बत मैं हूं तो हर कसम की दौरी जहर लगती है। अब हम फोन पर ही बातें करने लगे। पंडी से वापस आए हुए तकरीबन 3 महीने बाद की बात है कि हमारे घर में चची आई हुई थी। उम्मी और चची बैठी बातें कर रही थीं। तभी उनकी बातों में सदरा का जिक्र आया तो मेरे कान खड़े हो गए। मेरा नाम नबीला है। मेरी हाइट 5 फुट 2 इंच है। मेरी एज 27 साल है और मैं बहुत ही क्यूट और खूबसूरत हूँ। मेरा चेहरा फूलों की तरह हसीन है।
मेरी आंखों में मस्ती भरी है। मेरे गाल मोटे और भरे भरे हैं और मेरे होंठ रस भरे रसीले हैं। तो हुआ कुछ यूं था कि मैं उस वक्त तकरीबन 16 साल की थी, जब हमारे मैट्रिक के इम्तिहान होने वाले थे। मैं कोई बहुत कमज़ोर स्टूडेंट तो ना थी, पर कोई बहुत ज़हीन स्टूडेंट भी ना थी, जिस वजह से इम्तिहान की तैयारी के लिए मुझे किसी न किसी से रहनुमाई की ज़रूरत थी। मेरी खाला का बेटा शहजाद बीए कर चुका था और वो हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं रहता था। मैंने अम्मा जान से कहा कि वो शहजाद से बात करें कि वो फारिग वक्त में मुझे पढ़ा दिया करें। इस तरह मुझे ट्यूशन के लिए ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, आने जाने की परेशानी भी नहीं होगी और वक्त भी ज़ाया नहीं होगा। अम्मा उसी दिन शहजाद से बात कराईं और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने शहजाद से बात कर ली है और वो हर शाम 7 बजे से 9 बजे तक आया करेगा मुझे पढ़ाने। उस दिन मैंने जल्दी जल्दी तमाम काम निपटाए और अपनी किताबें लेकर ड्राइंग रूम में पढ़ने बैठ गईं। तकरीबन 6:30 बजे होंगे जब शहजाद हमारे घर आए। शहजाद की उम्र उस वक्त 25 साल के करीब थी और काफ़ी वजीहा और हैंडसम शख्सियत के मालिक थे। उनका कद 6 फुट के करीब था और जिस्म मजबूत और तवाना था। क्लीन शेव के साथ सांवला रंग क़यामत खेज था। रस्मी सलाम दुआ के बाद मुझसे मुखातिब होते हुए बोले, अच्छा तो मेरी शागिर्द पढ़ाई के लिए तैयार है? मैंने भी सर हिलाते हुए कहा, जी। वेरी गुड। ये बताओ किस सब्जेक्ट में खुद को ज़्यादा कमज़ोर समझती हो? शहजाद ने मेरी किताब उठाकर उसके वरक़ उल्टे, किताब पर ही नज़रें जमाई मुझसे दूसरा सवाल पूछा। तो मैंने उन्हें बताया कि मैथ और इंग्लिश में कमज़ोर हूँ। मैं थोड़ा सुकड़ कर बैठी हुई थी और बात करते हुए भी थोड़ी झिझक कर रही थी। शहजाद ने किताब मेज़ पर रखते हुए मेरी जानिब देखा और बोले, अगर इसी तरह तुम घबराई और झिझकती रहोगी तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं तुम्हें जो कुछ पढ़ाऊंगा वो तुम्हें जहन नशीन भी करा सकूंगा। लिहाजा रे झिझक की ज़रूरत नहीं, हम बड़े दोस्ताना माहौल में स्टडी करेंगे और जो कुछ भी पढ़ेंगे उसे याद भी रखेंगे। जी बेहतर, मैंने खुद को थोड़ा रिलैक्स जाहिर करने की कोशिश करते हुए बोली। उस दिन पढ़ाई तो कोई खास ना हुई, अलबत्ता शहजाद ने अपनी बातों और चुटकुलों की मदद से मेरी झिझक दूर कर दी। मैं अब काफ़ी रिलैक्स भी थी। यही वजह थी कि मैं शहजाद के चुटकुलों का जवाब भी चुटकुलों की सूरत ही दे रही थी। मेरा चंचलपन बेदार हो चुका था। शहजाद ने थोड़ी सी मैथ की मशक कराई और इंग्लिश से शुरू करने का कहकर घर के लिए उठे। अम्मा ने उन्हें रोक लिया कि चाय तो पीते जाएं। शहजाद भी चाय के लिए बैठ गए। चाय और थोड़ी गपशप के बाद शहजाद कल शाम 7 बजे आने का कहकर घर चले गए। तकरीबन 2 हफ्तों तक मामलात ऐसे ही चलते रहे। वो वक्त के खासे पाबंद थे, वक्त पर आते और अपना काम वक्त पर ख़त्म करके चले जाते। उनकी शख्सियत जाजिब नज़र तो की ही, उनके पढ़ाने और समझाने का अंदाज भी खूब था। यही वजह थी कि मैं शहजाद की गिरफ्त में हो चुकी थी और उनसे काफ़ी बेतकल्लुफ़ भी हो चुकी थी। एक दिन शहजाद मुझे मैथ की मशक करा रहे थे जब अम्मा चाय ले आईं। उन्होंने मेज़ पर रखी और बोली कि चाय पहले पी लेना। ये कहकर वो वापस किचन में चली गई। मशक ख़त्म हुई तो मैंने चाय की प्याली उठाकर शहजाद को देना चाही तो पता नहीं क्या हुआ कि मेरा हाथ कांप गया और सारी की सारी चाय शहजाद के ऊपर गिर गई, जिससे उनकी पतलून और शर्ट भीग गई। मेरे तो होश उड़ गए। दौड़ती हुई गई और तौलिया उठा लाई। मैं बार बार शहजाद को सॉरी बोल रही थी और साथ ही साथ उनकी शर्ट को तौलिए से खुश्क करने की कोशिश कर रही थी। अब जले तो नहीं? मैंने मुसलसल तौलिया रगड़ते हुए पूछा। चाय से तो नहीं जला, लेकिन अब तुम ज़रूर जला डालोगी। मैं उनके इस जुमले को बिल्कुल भी ना समझी और इसी तरह तौलिए से उनकी शर्ट को खुश्क करने में लगी रही। मैं शायद कुछ देर और इसी तरह तौलिए से उन्हें खुश्क करने में लगी रहती, पर शहजाद ने मुझे रोक दिया और मुझे दोनों कंधों से उठाकर खड़ा करते हुए बोले, बस करो बबली। घर में मुझे सब इसी नाम से पुकारते थे। एवरीथिंग इज़ फाइन, तुम खामखा परेशान हो रही हो। लेकिन मैं खुद में बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए जब मैंने उन्हें इस शफ़क़त से पेश आते देखा तो मेरी आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने जब मुझे रोते देखा तो अपनी बाहों में भरते हुए मुझे सीने से लगा लिया और माथे पर बोसा देते हुए बोला, अरे पगली, रोती क्यों हो? तुमने जानबूझकर चाय तो नहीं गिराई है, ये तो हादसाती तौर पर हुआ। उनके धीमेपन पर मुझे हौसला हुआ और मैंने आंसू पूंछते हुए कहा, जानती हूँ कि हादसा हुआ है, लेकिन हादसात भी तो किसी न किसी गलती का ही नतीजा होते हैं और इस हादसे की गलती की मैं ही जिम्मेदार हूँ। शहजाद भी शायद माहौल को खुशगवार बनाना चाहते थे, इसलिए बोला, बबली, मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ कि तुम ऐसे हादसात रोज़ किया करो। वो हंस रहे थे और उनकी ये मासूमाना हंसी मेरी समझ से बाहर थी। मैं भी उन्हें हंसते देखकर मुस्कुरा दी। शहजाद ने कहा, चलो वापस वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर हादसा हुआ था। ये कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों के घेरे से आज़ाद कर दिया। मैंने वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर किताब खोलना चाही तो शहजाद ने कहा, आज का काम ख़त्म, कल देखेंगे, मैं चलता हूँ, क्योंकि इस हालत में मैं तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा पाऊंगा। शहजाद अपनी किस हालत के बारे में कह रहे थे मुझे कुछ पता न चला। मैं तो उस दिन जब मैं बिस्तर पर थी तो ये वाक़या बार बार मेरे दिमाग में घूम रहा था और ये सब उस वक्त तो मेरे लिए बेमायनी थे, लेकिन अब इन वाक़यात को सोचना अच्छा लग रहा था और मुझे पता ही न चला कि कब नींद ने आ लिया और मैं नींद की गहरी वादी में होते खाने लगी। उस रात मैंने 12 ख्वाब में शहजाद को देखा। कभी हम किसी नदी के किनारे बैठे बातें कर रहे होते, कभी किसी पार्क के कोने में किसी बेंच पर बैठे कुछ राज़ो नियाज़ की बातें कर रहे होते, कभी पहाड़ों, जंगलों और सहराओं में कभी ठाठ मारते समंदर की लहरों से खेल रहे होते। गर्ज इस रात मैंने और शहजाद ने मिलकर दुनिया जहां की सैर की।
میں اس دن بہت گہری نیند سوئی۔ صبح اٹھی تو میرے خواب کا ہر منظر میرے ذہن میں منقش تھا۔ میں بستر سے اٹھنا ہی نہیں چاہ رہی تھی، میں ان خوابوں کی دنیا سے نکلنا ہی نہیں چاہ رہی تھی۔ مجھے علم نہیں کہ ایسا کیوں تھا، پر جو بھی تھا بہت پیارا تھا۔ دوسری شام جب شہزاد ہمارے گھر پہنچے تو میں اسی وقت نہا کر نکلی تھی۔ میرے بال گیلے تھے اور ان سے ابھی تک پانی ٹپک رہا تھا۔ شہزاد کی بار بار اٹھتی ہوئی نظر کو میں بخوبی نوٹس کر سکتی تھی۔ میں تو شہزاد کو خوابوں میں بھی بسانے لگی تھی، لیکن یہاں لگتا تھا کہ شہزاد کے مین بھی کوئی بات چل رہی تھی۔ دوران پڑھائی مجھے آج میرے دل میں عجیب خیالات آ رہے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ پیار کیا ہے، لیکن اتنا ضرور تھا کہ شہزاد کے خیالات مجھے مدہوش کر رہے تھے۔ زندگی میں مجھے ایسی فیلنگ پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ یوں ہی جب شہزاد مجھے میتھ کے ایک سوال کی مشق کرا رہے تھے تو میں ان کے ساتھ بہت قریب ہو گئی تھی۔ میں نے ایسا کوئی ارادتاً نہیں کیا تھا، بلکہ ایسا ہونا اتفاق تھا۔ آخر 9 بجے اور شہزاد گھر جانے کے لیے اٹھے تو میں بھی کتابیں سمیٹ کر اٹھی تو انہوں نے قریب سے گزرتے ہوئے بڑی آہستگی سے کہا، ببلی تم آج بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا تو اس دوران وہ مجھ سے دور ہٹ چکے تھے۔ ان کے الفاظ ساری رات میرے کانوں میں بجتے رہے۔ شاید خواتین کے متعلق سچ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت خود پسند ہوتی ہیں، اس لیے ان کی تعریف کی جائے تو پھولے نہیں سماتی۔ اگلے دن بھی شہزاد وقت پر ہی آ گئے۔ ابھی ہم نے اسٹڈی شروع ہی کی تھی کہ بجلی چلی گئی۔ میں اٹھی کہ موم بتی جلا کر لاؤں تو شہزاد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولے، ہم نے کون سا موتیوں سے مالا پرونا ہے، اسی طرح بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، تھوڑی ہی دیر میں بجلی تو آ ہی جائے گی۔ تو میں بھی ادھر ہی بیٹھ گئی اور ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ شہزاد نے میرا ہاتھ اسی طرح پکڑے رکھا تھا، لیکن مجھے عجیب لگ رہا تھا۔ اگرچہ شہزاد کی محبت مجھ پر حاوی ہو چکی تھی اور ان کی پراثر شخصیت نے مجھ پر جادو سا کر دیا تھا، لیکن میں فوری توقل میں تھی۔ اس وقت چونکہ اندھیرا تھا اور ہم ایک دوسرے کے چہروں کے تاثرات نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ حقیقت کہوں تو مجھے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ پر بہت مزہ دے رہا تھا، لیکن کوئی اندرونی خوف تھا جو روک رہا تھا۔ لیکن اگر شہزاد کی جگہ کوئی بھی اور ہوتا تو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ میں اس کا منہ نوچ لیتی، لیکن شہزاد کے لیے تو میں پہلے سے ہی سب کچھ ہاری ہوئی تھی۔ لیکن پھر بھی میں یہ سب کچھ نہیں چاہ رہی تھی۔ جو ہو رہا تھا مجھے عجیب لگنے لگا تھا، اس لیے میں نے شہزاد کے ہاتھ کو چھوڑا اور ٹوائلٹ جانے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی۔ لیکن میں جیسے ہی اٹھ کر قدم بڑھانے والی تھی، پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں ڈگمگا گئی۔ اسی لمحے شہزاد نے ہاتھ بڑھا کر مجھے سہارا دیا تو میں گرنے سے بچ گئی۔ میں بہت نروس ہو گئی تھی، شاید میں جلدی سے ٹوائلٹ کی طرف بھاگی۔ مجھے کچھ حاجت تو نہ تھی، البتہ ٹھنڈے پانی سے منہ پر چھینٹے مارے تو گرمی کا احساس کچھ کم ہوا۔ میں ابھی ٹوائلٹ میں ہی تھی کہ بجلی آ گئی۔ میں واپس ڈرائنگ روم میں آئی تو شہزاد وہاں موجود نہیں تھے۔ مجھے پریشانی ہوئی کہ ایسا کیا کہ وہ بتائے بغیر ہی چلے گئے۔ اسی وقت اماں ڈرائنگ روم میں آئیں تو انہوں نے بتایا کہ کہہ رہا تھا کہ اس کے سر میں درد ہو رہا ہے اور بجلی بھی نہیں ہے، اس لیے وہ گھر جا رہا ہے۔ میں نے بھی کتابیں سمیٹی اور اپنے بیڈ روم میں چلی آئی۔ میری سوچ کا محور بس شہزاد ہی تھے۔ اس رات بھی میں انہیں سوچ میں غرق سو گئی۔ صبح اٹھی تو شہزاد کی یاد میں سارا دن مشغول ہوتی رہی۔ شام ہونے سے پہلے ہی میں شام کی بےتابی سے انتظار کرنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ شہزاد آج کیسے برتاؤ کرتے ہیں، لیکن وقت ہونے کے باوجود وہ نہیں آئے۔ میں انتظار کرتی رہی، لیکن میرا انتظار بس انتظار ہی رہا۔ وہ 8 بجے تک نہیں آئے تو میں نے اماں سے کہا کہ خبر ہو شہزاد پتہ نہیں آج کیوں نہیں آئے۔ اماں نے کہا کوئی اور کام پڑ گیا ہوگا اس لیے نہیں آ سکا ہوگا۔ میں نے کہا نہیں اماں، کل جب وہ گئے تھے تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کیا پتہ وہ ابھی تک ٹھیک نہ ہوئے ہوں۔ اب خالہ کو فون کر کے ان کا پتہ تو کروائیں۔ اماں کو بھی جیسے کچھ یاد آیا تو انہوں نے خالہ کو فون لگایا۔ تب خالہ نے بتایا کہ شہزاد تو کل سے سخت بخار میں تپ رہا ہے۔ مجھے علم ہوا تو سخت بے چینی ہوئی، دل چاہا کہ ابھی جاؤں اور اس کا بخار خود پہ لے لوں، لیکن میں اس وقت کیا کر سکتی تھی۔ صبح میں اماں کو ساتھ لے کر ان کا حال لینے خالہ کے گھر گئی تو دیکھا شہزاد واقعی بخار کی وجہ سے بستر میں پڑے تھے۔ تھوڑی سی رسمی بات چیت کے بعد میں ادھر ہی بیٹھ گئی۔ خالہ اور اماں بھی ساتھ بیٹھی اپنی باتوں میں مصروف ہو گئیں۔ شہزاد نے ایک بار کی ہماری طرف دیکھا، پھر انہوں نے اپنی آنکھیں موند لیں۔ ہم خالہ اور اماں کی موجودگی میں کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم خاموش بیٹھے تھے جبکہ خالہ اور اماں باتیں کر رہی تھیں۔ باتوں میں خالہ نے بتایا کہ ان کی سہیلی کی بیٹی کی شادی تھی جہاں ان کا جانا بہت ضروری تھا لیکن نہیں جا سکتی تھیں۔ اماں پوچھ رہی تھیں کیوں نہیں جا سکتی ہوں تو خالہ بولیں جس کے ساتھ جانا تھا وہ تو بستر پر پڑا ہے اور آپ کے بھائی صاحب خالو بھی آفس سے چھٹی نہیں لے سکے کہ ان کے ساتھ چلی جاتی۔ اماں چونکہ خالہ کی سہیلی کو جانتی تھیں اور انہیں پتا تھا کہ وہ کدھر رہتی ہیں، اس لیے خالہ سے بولیں تمہاری سہیلی کون سا دوسرے شہر میں رہتی ہے، ٹیکسی پکڑو اور 2-3 گھنٹے میں واپس آ جاؤ گی۔ میں نے یہ سنا تو میرے دماغ میں آئیڈیا آیا کہ اگر اماں اور خالہ شادی پر چلی جائیں تو مجھے شہزاد سے اکیلے میں بات کرنے کا موقع مل جائے گا۔ یہی سوچ کر میں نے بھی اماں کی تائید میں کہا خالہ اگر آپ کی سہیلی اسی شہر میں رہتی ہے تو پھر آپ ضرور ہو آئیں، شہزاد کی فکر نہ کریں، 2-3 گھنٹوں تک ہم ان کی تیمارداری کر لیں گے۔ خالہ اور اماں دونوں کو میں نے شادی میں جانے پر آمادہ کر لیا، اگرچہ اماں جانا نہیں چاہتی تھیں۔